ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों कल 21 मार्च को बॉलीवुड की नई फिल्म तुमको मेरी कसम थिएटर में रिलीज हुई है। विक्रम भट्ट के द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। अनुपम खेर, ईशा देओल, अदा शर्मा आदि फिल्म में मुख्य भूमिका में है। पूरे 3.25 घंटे की ये फिल्म है। इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक, उनके जीवन पर और उनके जीवन से जुड़े हुए एक केस पर यह फिल्म आधारित है। अब देखिए, मुझे इंदिरा आईवीएफ हो, उनके संस्थापक हो, उसके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं जानता। तो यहाँ पर हम केवल फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। और फिल्म जिस विषय पर आधारित है, फर्टिलिटी, आईवीएफ क्लिनिक्स या वेस्टर्न मेडिकल साइंस ने या वेस्टर्न लाइफस्टाइल ने आज की जनरेशन को जिस स्थिति पर, जिस हालात पर ला करके छोड़ दिया है, इस विषय पर केवल हम बात करने वाले हैं। तो इंदिरा आईवीएफ हो, उसके संस्थापक हो, उस पर कोई व्यक्तिगत रूप से हम यहाँ पर चर्चा नहीं करने वाले। ना ही मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ, ना ही इस केस के बारे में मैं कुछ जानता हूँ। तो फिल्म के फर्स्ट हाफ में ये जो केस है उसके डिटेल्स हमें बताए गए हैं, और जो इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक है, उनकी जो पत्नी है, उन्होंने कैसे इस बिज़नेस की शुरुआत की थी। शुरुआत करने के पीछे की प्रेरणा ये बताया है कि आजकल कई दंपतियों को संतान होने में समस्या आती है। पुरुषों में कई बार प्रॉब्लम होती है, वीर्य पतला आदि होता है, परंतु वो स्त्री के ऊपर ही पूरा दोष मढ़ देते हैं। वीर्य की वो टेस्ट वगैरह भी नहीं करवाते, स्पर्म की जो टेस्ट वगैरह होती है। तो ये सारी जो फर्टिलिटी आगे जाकर के एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस क्षेत्र में हो सकती है, ये देख करके ये इस बिज़नेस की शुरुआत की गई थी। और इसके बाद में फिर पूरे देश भर में कई सारे आईवीएफ क्लिनिक्स खोले गए। तो पति पत्नी, उनके दोनों के बीच का प्रेम, इंदिरा आईवीएफ की शुरुआत कैसे हुई वगैरह, ये सब बातें और उसके साथ में केस के डिटेल्स फर्स्ट हाफ में बताए हैं। फिर सेकंड हाफ में जाने के बाद में कोर्ट रूम ड्रामा पर मुख्यतः फोकस है। फिल्म जस्ट मैं कैसी बनी है उसकी बात करूं तो टेक्निकली वेल मेड है, परफॉर्मेंसेस बढ़िया थे, अच्छी खासी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में फिल्म को बनाया गया है। हालांकि फिल्म कुछ बहुत एंगेजिंग नहीं थी, कैरेक्टर्स के साथ हम एंगेज नहीं हो पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते। तो जस्ट फिल्म चलती जाती है और हम देखते जाते हैं। ऐसा नहीं कि फिल्म हमें परेशान करती है या टॉर्चर करती है, ऐसी भी बात नहीं है। पर जस्ट ठीक है, टेक्निकली वेल मेड फिल्म है, कुछ खास हम फिल्म के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते। और उसके पीछे का मुझे जो फील हुआ, मुख्य उद्देश्य यही है कि फार्मा इंडस्ट्री, उसमें इतना बड़ा बिजनेस, आईवीएफ क्लिनिक्स वगैरह। तो पर्सनली मैं इस कारण से उन कैरेक्टर्स के साथ में कनेक्ट ही नहीं हो पाया। अब इसमें इस आईवीएफ क्लिनिक या उनकी कोई गलती ऐसी बात नहीं कह रहा, क्योंकि वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो, वेस्टर्न मेडिकल साइंस, उन्होंने आज की जनरेशन को, लोगों को इस हालात तक ला करके छोड़ दिया है कि फिर उसका सोल्यूशन देने के लिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। पर इस प्रॉब्लम की जो जड़ है वो मुख्य समस्या है। शुरुआत में कहना बच्चों को कि भाई हस्तमैथुन तो सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, इससे कुछ होता ही नहीं, करो करो करो। और भी केवल ये हस्तमैथुन की बात नहीं है, जिस प्रकार की लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जा रहा है, बस करियर के पीछे भागो, पैसों के पीछे भागो, भाई हम पूरे तरीके से वेल सेटल हो जाएंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे 30-35 वर्ष के बाद में फिर देखेंगे यार विवाह करना वगैरह, पूरा सेटल हो जाने के बाद में। और इसके पीछे का मुख्य कारण टूटे हुए परिवार भी है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो सेटल वगैरह होना, ये सब बातें कभी दिमाग में आती भी नहीं थी। घर का ही कोई ना कोई खेती हो या कोई ना कोई बिजनेस हो, पारंपरिक व्यवसाय तो हर के किसी न किसी के होते ही थे। आज आप देख लीजिए, जितनी भी हमारी जातियाँ हैं, सब कोई ना कोई पारंपरिक व्यवसाय ही है ना। कोई सुतार है, कोई चर्मकार समाज से है, कोई कुम्हार है, कोई विश्वकर्मा समाज से है, कोई लोहार है, कोई सोनार है। सबके अपने अपने कोई पारंपरिक व्यवसाय। तो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, परिवार में सब एक दूसरे के साथ में रहते थे। क्योंकि सेटल होने की बातें कभी आती नहीं थी, जल्दी विवाह भी हो जाता था। उस कारण से फिर प्रेगनेंसी में भी कभी प्रॉब्लम नहीं आते थे। और 4-4, 5-5 बच्चे हो जाने के बाद में भी उन्हें संभालने को लेकर भी कोई चिंता नहीं होती थी। और वो भी सब घर पर नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। ज़्यादा नहीं, जस्ट 3 दशक आप पीछे चले जाइए, अपने ही घर में आप एक जनरेशन पहले के अनुभव पूछ लीजिए, आराम से घर पर नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। प्रसूति तो नॉर्मल अधिकतर होती ही थी। गर्भाधान में भी कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े, ये तो भाई बहुत रेयर केस, एक्सेप्शन ही जैसा ही था। क्योंकि भाई पुरुष भी मेहनती, पुरुषार्थी जीवन होता था, मेहनत करनी पड़ती थी, तो स्पर्म क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी होती ही थी। और 30, 35, 40 वर्षों तक बस सेटल होने के पीछे भागने की मेंटेलिटी थी नहीं। जल्दी 20-25 वर्ष में विवाह हो जाता था, तो ऑब्वियसली उस समय स्पर्म क्वालिटी अच्छी होती है, तो गर्भाधान में भी कभी समस्या नहीं आती थी, प्रसूति में भी कभी समस्या नहीं आती थी।
तो ये जो आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया है ना, उसका तो नामो निशान ही नहीं था 3-4 दशक पहले तक, 3-4 दशक पहले तक तो। और आजकल तो गर्भाधान में भी समस्या है, और उसके बाद में प्रसूति में भी नॉर्मल प्रसूति एक्सेप्शन हो गई है। आप थोड़ा सा स्टडी करिए, देखिए थोड़ा सा, नॉर्मल प्रसूति एक्सेप्शन हो गई है, सुनने को ही नहीं मिलता। नॉर्मल होने वाली भी हो तो कई डॉक्टर ही सीजर को बोल देते हैं। ये बातें कितनी भी रिग्रेसिव लगे आपको भाई, जीवन की जो सच्चाई है वो तो आपको फेस करनी होगी। जवानी में, युवावस्था में पता नहीं चलता, जब 15-20-25 वर्ष की जब आयु होती ना, तब भाई मौज मस्ती, 4 दिन की ज़िंदगी है, कल किसने देखा है, ये बातें बड़ी प्यारी प्यारी लगती है। बाद में 30-35 वर्ष के बाद में जब वो समय निकल जाता है ना, तब उस समय का महत्व पता चलता है। और उसके बाद में जो करियर जो बातें बस वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ने जो बातें दिमाग में डाल दी ना, वाइट कॉलर जॉब को ही सब कुछ समझना, ये पैकेज चाहिए, उतना पैकेज चाहिए, अब इतना समय पढ़ाई लिखाई में दिया तो फिर पैकेजेस के पीछे ही भागेंगे, क्योंकि अपने से कुछ बिजनेस सेटअप करना, वो फिर वो मेंटेलिटी मर जाती है। फिर कॉर्पोरेट मजदूर बनना, वाइट कॉलर जॉब, उसको ही फिर सर्वस्व हम समझते हैं। फिर पैकेजेस वगैरह, फिर उतने बड़े पैकेजेस लेकर भी क्या, फिर घर की EMI, गाड़ी की EMI, उसके बाद में फिर बच्चों को बड़े एलिट स्कूल में पढ़ाना है, तो वहाँ की लाखों लाखों रुपए फ़ी। तो फिर पैसे किसके लिए कमा रहे हैं? बिल्डरों के लिए, बड़े स्कूलों के लिए, एलिट स्कूलों के लिए, ऑटो कंपनीज़ के लिए, बैंकों के लिए EMI के हफ्ते भर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े पैकेजेस की भी बात करो तो अंततः आकर के फिर महीने की जितनी सैलरी आ रही है वो तो पूरी EMI में ही चली जा रही है। तो पैसे किसके लिए कमा रहे हैं? ऑटो कंपनीज़ के लिए, बिल्डरों के लिए, बैंकों के लिए, एलिट स्कूलों के लिए। और ये पूरा फर्टिलिटी का पूरा जो बिज़नेस जो बना करके अब सेटअप हो ही गया है इतने सारे प्रॉब्लम्स के कारण। तो डॉक्टर्स के लिए फिर पैसे, जो इतने बड़े बड़े पैकेजेस वगैरह की जो बातें की थी ना, वो किस लिए? फिर इन्हीं सब दूसरों के लिए पैसे कमा रहे हैं। पहले के समय जब जॉइंट फैमिलीज़ होती थी ना, तो खुद की ज़मीन भी होती थी, खेती बाड़ी वगैरह। आजकल तो हवा में तरंगता हुआ एक माचिस का बॉक्स, वो फ्लैट वगैरह जो भी है, वही तक जीवन सीमित हो गया है। वो भी पूरे 15-15, 20-20, 25 वर्ष तो EMI भरने में ही निकल जाते हैं। आदमी को पूरा निचोड़ लेता है ये जो पूरा, ये सही मायने में कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है। जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है वो तो सही मायने में पूंजीवाद को, कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत आप देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेस स्थापन किए हैं ना पिछले कुछ दशकों में, आप देख लीजिए वो स्कूल ड्रॉप आउट होंगे, कॉलेज ड्रॉप आउट होंगे, इसी प्रकार तभी जा कर के वो पैकेजेस, वाइट कॉलर जॉब, वो कीड़ा उनके दिमाग में नहीं घुसा था। अब किसी को लग सकती है रिग्रेसिव बात है, तो ठीक है भाई, रिग्रेसिव लगने दीजिए, पर जो सच है वो तो सच है ना। और जो इस वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से निकलने वाले लोग कुछ स्टार्टअप वगैरह भी जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो कुछ है ना, कुछ मछली शार्क वगैरह जो कुछ भी वो शो आप देख लीजिए, उस पर जो बिजनेसेस वगैरह वो बना रहे हैं, क्या है उसमें? निचोड़ने के कुछ तरीके ढूंढ रहे हैं लोगों को। मैंने तो जितने कुछ ऐसे वो देखे, कुछ नए एंटरप्रेन्योर्स वगैरह जो कुछ स्टार्टअप्स वगैरह शुरू कर रहे हैं, लोगों को कैसे ज़्यादा निचोड़ा जा सकता है, यही उनका मुख्य फोकस है। जो प्रॉब्लम्स है भी नहीं, उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके कुछ प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, ऐसे कुछ। ये सही मायने में पूंजीवाद है, और इस पूंजीवाद को इस अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था ने ही उसको बढ़ावा दिया है। तो बस भागो भागो भागो, 30-35 वर्षों तक विवाह नहीं, उसके बाद में विवाह हो जाने के बाद में भी जॉइंट फैमिली तो है नहीं, अलग रहना है, तो स्वाभाविक सी बात है, पत्नी हो पति हो दोनों को काम करना पड़ता ही है। इतने सारे EMI वगैरह भरने हैं, तो एक व्यक्ति से तो घर का काम चलने वाला है नहीं। तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आना, इतनी आयु हो जाने के बाद में स्त्री के शरीर में भी प्रेगनेंसी में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। जब सही मायने में प्रेगनेंसी के लिए सही आयु होती है, तब तो बस 4 दिन की ज़िंदगी है, कल किसने देखा है, वो था ना दिमाग में। पुरुष भी अंदर से खोखला, स्त्री के शरीर में प्रॉब्लम, तो ऑब्वियसली ये पूरा बिजनेस एक बन ही गया है। और अब ये कुछ लॉजिकल बातें करो भी तो भी लिंच करने वाले तो सोशल मीडिया पर बैठे ही होते हैं, क्योंकि उनको ये बातें रिग्रेसिव लगती है, पिछड़ी हुई लगती है। और ऊपर से अक्षय कुमार जैसे विकृत मानसिकता के कुछ लोग, मैं तो बहुत गंदा शब्द उपयोग करना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए, अक्षय कुमार जैसों के लिए, जो OMG2 जैसी फिल्में बनाते हैं। पर जाने दो, क्यों मुंह खराब करना है ऐसे लोगों के लिए। OMG2 जैसी फिल्में बना करके लोगों को भगवान शिव जी का उपयोग करके वो लोगों को बताएंगे कि हस्तमैथुन सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है। इस हद तक की सड़ी हुई मानसिकता को प्रमोट किया जा रहा है।
और जो बात कही ना फिल्म में, जो शुरुआत में बताया कि आईवीएफ सेंटर या फर्टिलिटी बिजनेस को लेकर के कैसे उनको सूझा, तो पुरुष अपने वीर्य को लेकर के, टेस्ट वगैरह को लेकर के संकोच अनुभव करते हैं। अब मैंने जितना दुनिया देखी है या जितना मेरा अनुभव है वो अगर मैं आपको बताऊं, तो उल्टा जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस है ना, वो पुरुष के स्पर्म की हेल्थ पर शुरुआत में वो ध्यान नहीं देते। आप चले जाइए किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास में, पुरुष के स्पर्म की हेल्थ के बारे में आपको पूछा भी नहीं जाएगा। वो बाद में जब कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती है तब जा कर के स्पर्म टेस्ट वगैरह वो बाद में वो पूछे जाते हैं। परंतु आप किसी आयुर्वेदिक वैद्य के पास में जाएंगे ना कि भाई हमको गर्भधारण करना है, तो शुरुआत ही स्पर्म की हेल्थ से होती है। वीर्य को गाढ़ा करना, स्पर्म की हेल्थ बढ़ाना, वीर्य को ओज को सशक्त करना, ओज बढ़ाना, इस पर ही सबसे पहले शुरुआत ही यही से होगी, स्पर्म की हेल्थ से। 3 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जाता है। किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य के पास में चले जाइए, गर्भधारण संस्कार के बारे में पूछिए, शुरुआत ही 3 महीने तक ब्रह्मचर्य के पालन से होगी। 3 महीने तक शारीरिक संबंध भी नहीं रखना पति पत्नी को, हस्तमैथुन वगैरह तो बहुत दूर की बात है। वीर्य नाश नहीं करना है 3 महीने तक, ताकि स्पर्म की हेल्थ ठीक हो, शुक्राणुओं की संख्या शरीर में बढ़े। तो भाई जिन बातों को तुम सुपरस्टिशन कहते हो ना, इस फिल्म में तुमको मेरी कसम में ये डायलॉग बोलते हुए दिखाया मुख्य पात्र को कि पहले तो लोगों को पता ही नहीं था, वो तो समझते थे भगवान की देन है, भगवान का आशीर्वाद है बच्चे, तो फिर इन्होंने आकर लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे होते भाई मुझे तो सच में वो हंसी आ रही थी। उस लोगों को पता नहीं था बच्चे कैसे होते हैं, भगवान की देन समझते हैं लोग। कौन सी दुनिया, कैसे, मतलब जिस, अब आयुर्वेद का डायरेक्टली उन्होंने नाम नहीं लिया है, परंतु जितना मैंने देखा है भाई, मेडिकल साइंस हमेशा एलोपैथी हो, आयुर्वेद का वो विरोधी करते हैं। देखिए सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि मैं एलोपैथी का करना ही नहीं। देखो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी सही है वो उसका उपयोग करना ही चाहिए, वो बात नहीं है। परंतु जितना वेस्टर्न मेडिकल साइंस को मैंने देखा है, हमेशा से वो आयुर्वेद को, उसको अंधश्रद्धा, मॉक करना, मजाक उड़ाना आयुर्वेद का, ये अधिकतर हमने देखा है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, एक यूनिवर्सिटी में गर्भाधारण संस्कार के बारे में बुलाने के लिए एक वक्ता को बुलाया गया था, जो आयुर्वेद के जानकार थे। तो उनको एक यूनिवर्सिटी में जहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उनके बीच में कुछ स्पीच देने के लिए बुलाया था गर्भाधान संस्कार पर। तो उसके बाद में वहाँ की जो स्टूडेंट्स की कुछ बॉडी वगैरह कुछ होगा, यूनियन वगैरह कुछ, उनके द्वारा विरोध किया गया था कि ये सुपरस्टिशंस को प्रमोट कर रहे हैं। गर्भाधान संस्कार सुपरस्टिशंस हो गए कैसे? भाई सबसे ज़्यादा लॉजिकल बातें तो आपको गर्भाधान संस्कार में ही पढ़ने को मिलेंगी। शुरुआती 3 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन हो, शुक्राणुओं को, और 3 महीने के ब्रह्मचर्य के पालन के उस काल में पुरुष के स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ दी जाती है। बहुत सारी है आयुर्वेदिक औषधियाँ, चाहे वो सफ़ेद मुसली हो, अश्वगंधा हो और गोखरू वगैरह, बहुत सारे हैं भाई, वो उस विषय में हम नहीं जाएंगे। परंतु पुरुष के स्पर्म काउंट, स्पर्म हेल्थ को बढ़ाने के लिए तो शुरुआत ही वही से होती है। तो ये अंधश्रद्धा कैसे हो गई? आयुर्वेद के ग्रंथ में तो इसका पूरा उल्लेख आता है। तो लोगों को पता ही नहीं था, भगवान की कृपा से होते हैं ऐसा लोग समझते थे। ये पता नहीं ये क्या लॉजिक था। फिल्म में कई बार इस बात का उल्लेख किया गया कि लोगों को लगता था कि भगवान की कृपा से बच्चे होते हैं। चलो कुल मिलाकर मैंने कहा ना, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी आईवीएफ क्लिनिक या उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपना बिजनेस है। अब परिस्थितियाँ ही ऐसी बन गई है वेस्टर्न लाइफस्टाइल के कारण कि वो तो अपना कर रहे हैं, ठीक है। अब वो परिस्थितियाँ बन गई तो वो दे रहे हैं सॉल्यूशन, पर उसके पीछे का जड़ क्या है, मूल कारण क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। जो बड़े चकाचौंध के सपने दिखाए जाते हैं ना, ड्रीम्स को फॉलो करो, भागो 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 भौतिकता के पीछे, और वो भागो भागो के चक्कर में इतना दब जाता है आदमी जाकर के, ये ईएमआई वो ईएमआई, बड़े बड़े पैकेजेस की बस नाम होते हैं, आदमी को निचोड़ देता है। ये जो भी कह लीजिए पूंजीवाद कह लीजिए, वेस्टर्न कैपिटलिज्म का जो ये मॉडल है वो। बाकी भारतीय दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो हमारे पारंपरिक व्यवसाय वो सही मायने में एंटरप्रेन्योर्स खड़े करते थे, वो सही मायने में बिजनेस या व्यवसाय को नैतिकता के साथ में करने की बातें उसमें होती थी। अभी तो नैतिकता जैसा कुछ बचा ही नहीं है। इस वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से निकले हुए लोगों के स्टार्टअप के आइडियाज़ आप देख लीजिए भाई, वो तो मुझे कोई मॉन्स्टर्स लगते हैं जो बस लोगों को निचोड़ने के लिए कुछ नया स्टार्टअप खोल रहे हैं। यही बातें दिखती है कम से कम। बाकी फिल्म की बात करें तो ठीक थी, ओवरऑल टेक्निकली ठीक ठाक बनी हुई फिल्म है। बाकी फिल्म के साथ हम कनेक्ट तो नहीं हो पाते हैं। तो मैं तुमको मेरी कसम को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स।
पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। UA 13+ की रेटिंग के साथ में इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। आप सभी मित्रों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।